सबसे पहला सवाल आशीष जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी सबसे पहली सिनेमा मेमोरी कौन सी है लाइफ में? छोटे थे तब आपकी? तो यार ये सवाल वैसे बहुत जरूरी सवाल है बिकॉज मेरी सबसे पहली सिनेमा मेमोरी काफी कारगर रही है मेरे लिए सिनेमा में एंटर करने के लिए भी। मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहला सिनेमा सिनेमा मूवी देखी थी सलाम बॉम्बे, करीब 1987 में आई थी, तभी फिल्म रिलीज हुई थी और मैं उस वक्त 7 साल का था। और उस वक्त ये फिल्म मैंने डीडी पे देखी थी। डीडी पे उस वक्त थोड़ी बहुत जो यूए या ए रेटेड फिल्में होती थी वो रात के 11 बजे के बाद आती थी। और क्योंकि एक ही चैनल था तो लोग सब देखते थे। ठीक है। और सलाम बॉम्बे मुझे याद है कि रात को आई थी। और उस एज में मैं फिल्मों के नाम पे हम देख क्या रहे थे, मैंने प्यार किया आई थी नई नई, और कर्मा आ रही थी, उस तरीके की फिल्में देख रही थी जो पूरी मार धाड़ के साथ वाली ड्रामा फॉर्मूला बॉलीवुड फिल्में होती हैं। और उसमें मैंने ये एक फिल्म देखी और ये हुआ कि यार ये बच्चे तो मेरी तरह हैं और इनके ऊपर फिल्म बन सकती है तो मेरे जीवन पे भी फिल्म बन सकती है। यू नो और ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। उसके बाद दूसरा टर्न आया जब मैंने बैंडिट क्वीन देखी। तो बैंडिट क्वीन और डीडीएलजे या कुछ कुछ होता है शायद साथ में रिलीज हुए थे। तो और तब तक मैं बहुत ज्यादा वर्ल्ड सिनेमा या फिर पैरेलल सिनेमा टाइप जो भी कहते हैं, ठीक है, ये कुछ मैं देख नहीं रहा था तब। उम्र ही क्या होगी, मैं टीनेजर था तब। और मैंने देखी थी वो फिल्म और फिर से मैं वो फिल्म देखने के लिए गया था और बाहर बैंडिट क्वीन की टिकट बिक रही थी। तो क्योंकि ये वाली फिल्म हाउसफुल थी, मैं बैंडिट क्वीन देखने चला गया। और उसको देखने के बाद में फिर सिनेमा को लेकर पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया। ठीक है। और फिर मुझे लगा यार कि सिनेमा ड्रामा और मेलो ड्रामा से कहीं ऊपर है। और फिर धीरे धीरे जब मैंने फिर अनुराग को ज्वाइन किया तो अनुराग के थ्रू मैंने काफी वर्ल्ड सिनेमा वगैरह देखना शुरू किया और बहुत सारे डायरेक्टर डिस्कवर किए, बहुत सारे अलग देशों का सिनेमा डिस्कवर किया। तो उससे काफी फर्क पड़ा। हाँ, बैक टू सलाम बॉम्बे। तो 2001 में मुझे ये पता चला कि सलाम बॉम्बे का जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो मेरी ही बिल्डिंग में रह रहा है जब से मैं छोटा था। जब मैंने सलाम बॉम्बे देखी थी तब से। ठीक है, ये 2001 की बात है। और जैसे मुझे पता चला, मैं उसके पास गया, मैंने बोला यार मुझे फिल्मों में जाना है और तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। और उसने बोला कि क्या करेगा तो फिल्मों में। मैंने बोला यार मुझे पता नहीं क्या करूंगा लेकिन बस मुझे फिल्मों में जाना है। और देन वी डिस्कस सलाम बॉम्बे। और उसने तब मुझे इनफैक्ट एक किताब भी दी थी जो मीरा नायर की किताब थी, जो मीरा नायर ने उसे गिफ्ट की थी। उस किताब का नाम शायद था नो गट्स नो ग्लोरी, पेंगुइन प्रकाशन से थी। और उस पर लिखा हुआ भी था टू हरीश लव मीरा नायर। मुझे लगा चुरा लूं मैं वो किताब। और वो किताब इस बारे में थी कि क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे और सिर्फ अगर किसी आज की तारीख में हमको अपने प्रोड्यूसर या क्या नाम है प्रोडक्शन को कम्युनिकेट करना होता है तो हम मेल भेज सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस वक्त के मीरा नायर ने जितनी भी चिट्ठियां लिखी थी अपने हस्बैंड को, अपनी कैमरामैन को, अपने प्रोड्यूसर को, एनएफडीसी के प्रोड्यूसर को, सरकार को, वो सारी चिट्ठियां वो किताब थी। ठीक है। और फिर उस किताब ने बाकी जो मेरी उस वक्त की आग में घी डालने वाला काम करना था उसने किया। और हाँ, उस चीज के बाद में फिर ये हम मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि यार मैं आई थिंक इसी फील्ड में रह जाऊंगा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। परिवार में किसी ने कहा नहीं कि भाई ये कौन सी फील्ड है, कन्वेंशनल नहीं है? हाँ, मतलब मेरे पिताजी को अभी रिसेंटली शायद मुझे एक दादा साहब फाल्के मेरे एक शो को मिला। तब उनको लगा कि अरे हाँ ये तो सरकारी अवार्ड है। तब उनको लगा कि मैंने जीवन में कुछ किया है। मतलब अभी ये 2 हफ्ते पहले की बात है। तब तक मेरे पिताजी को धीरे धीरे लगना शुरू हो गया था कि ओके मैं डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या डायरेक्ट करता हूँ वो समहा उनके पल्ले नहीं पड़ता था। क्योंकि मेरी फिल्में, क्योंकि वो अभी भी जितेंद्र और मिथुन वाली फिल्में देख रहे होते हैं तो उनको नहीं चमकती।
बट अभी शायद उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा सम्मान देखी मेरी फिल्म, और उसके अलावा ये अवार्ड मिला, इससे उनको समझ में आया। अदरवाइज मैं पहले म्यूजिक में जाना चाहता था, मुझे याद है कॉलेज के टाइम पे। और मेरे पिताजी को वो काफी नामंजूर था, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, और मतलब उन्होंने इस लेवल से मुझको बोल दिया था कि यार देखो, रेलवे में गायक जो होता है ना, मैंने हमेशा रेलवे में भीख मांगते हुए देखा है। हर बंदा मोहम्मद रफी नहीं बन सकता, उदित नारायण नहीं बन सकता। तो मुझे फिर लगा कि यार ये वाली दाल तो नहीं गलेगी घर पे। और क्योंकि फिर मैं कमर्शियल आर्ट करने लगा था, तो मुझे लगा कि यार कमर्शियल आर्ट के रास्ते, और क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट था मैं, तो मैं एफटीआई नहीं जा सकता था। तो मुझे लगा कि ये कमर्शियल आर्ट के रास्ते शायद मैं एड एजेंसीज के होते हुए अपना रास्ता निकाल लूंगा, क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि पैसा कमाने लगे, उसके बाद जो करना हो वो करे। तो धीरे धीरे फिर मैंने 6 साल करीब एड एजेंसीज की, और 2006 में मैंने एजेंसी छोड़ी, या 2007 में करीब मैंने अनुराग को ज्वाइन किया देवदी के दौरान। तब मैं अनुराग के लिए कुछ लिख रहा था, और उसी वक्त देवदी बन रही थी, नो स्मोकिंग रिलीज हो चुकी थी। तो अनुराग ने कहा कि तू चल हमारे शूट पे, और वहीं पे तू होटल में बैठना और लिखना। मैंने बोला मैं शूट पे आऊंगा तो कुछ करूंगा अभी। तो उस तरह से फिर मैं फाइनली देवदी पे क्रिएटिव हेड हो गया। देवदी के बाद में फिर हम लोगों ने साथ में काम नहीं किया काफी दिन। फिर अनुराग ने अनदेखी देखी, और फिर अनुराग ने मुझे घर बुलाया, एंड आज की तारीख में हम दोनों एक फिल्म पे काम कर रहे हैं। तो शायद मेरा अगला प्रोजेक्ट वही होगा। आपने एक किस्सा शेयर किया था अनदेखी सीजन की, जब अनुराग ने तारीफ की थी, तो कि आप लोग जब नो स्मोकिंग का सेंसर प्रीमियर के लिए जा रहे थे और हाजी अली के पास रुके और फोन आया, किस्सा हाँ शेयर करेंगे आप, क्या फील कर रहे थे? और हाँ, तो उस वक्त इनफैक्ट वो मेरी अनुराग से शायद दूसरी मुलाकात थी इनफैक्ट। हम लोग वैसे उस वक्त एक ब्लॉग आता था, काफी प्रचलित था, पैशन पैशन फॉर फॉर सिनेमा। सिनेमा। जी जी। हाँ, हम सब उसके लिए लिखा करते थे। तो मैं, अनुराग, वासन, अब सब अपने अपने लेवल पे सब फिल्म बना चुके हैं। सोमैन सोमैन अब धर्मा में चला वो गया। बंद हो गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो चलना चाहिए हाँ हिसाब से अभी हाँ, भी, वैसा इनफैक्ट उसका कुछ आर्काइव भी होना चाहिए था। आर्काइव होना चाहिए, और पैरेलल आर्काइव हाँ भी अवेलेबल रहे तो गाइड कर सकता कई लोगों को। अभी बिल्कुल, बहुत पता ही नहीं बहुत। कि वो हुआ क्या करता था। आजकल की जो हाँ जो व्यूअर्स उनको आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो ब्लॉग वो काम कर रहा था जो आज की तारीख में ट्विटर को करना चाहिए। ट्विटर पे गंद मची रहती है पूरा वक्त, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता जिस तरीके की कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। उसके थ्रू कोई भी कम्युनिकेट कर सकता था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, या फिर वो डायरेक्टर जो टिपिकल मतलब कमर्शियल सिनेमा नहीं बना रहे हैं। तो मैं भी उस पर लिखा करता था, और बहुत सारे लोग जो लिखा करते थे उसमें से काफी लोग डायरेक्टर हो गए। नीरज हो गया, वासन हो गया, मैंने फिल्म बना ली, चैतन्य तमाने हुआ करता था, शिवाजी चंद्रभूषण, नवदीप सिंह, दिवाकर बैनर्जी, हंसल मेहता। हम काफी लोग उस पर लिखा करते थे। और तो हमारा क्लब हुआ करता था, वो क्लब का भी एक अलग पेज था जिसपे हम लोग ऑनलाइन बात किया करते थे। तो वहां से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मुलाकात हुई नहीं थी। फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो अनुराग को पसंद आई, और अनुराग ने वो उसी वजह से मुझे घर बुलाया, और मुझे एक फिल्म लिखने के लिए दी। उस दिन का, जिस दिन का वाकया है वो, तब मुझे पता है, एक नो स्मोकिंग का पोस्टर कॉन्टेस्ट चल रहा था। हम लोग किसी स्पोर्ट्स बार में थे, जहाँ अनुराग था, विकास बहल थे, और काफी सारे पैशन फॉर सिनेमा वाले लोग भी थे। और नो स्मोकिंग का सेंसर था, और सेंसर के लिए अनुराग को पहुंचना था 6 बजे लिबर्टी सिनेमा, जो टाउन में। ठीक है, अंधेरी से टाउन 6 बजे पहुंचना, मतलब आपको कम से कम 4 बजे निकलना पड़ेगा, तब आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, और हम लोग 5:30 बजे वहीं पे थे। और ये हुआ कि यार अब कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। मेरे पास एक बुलेट हुआ करती थी, तो मैंने बोला कि अब यही रास्ता है, अभी यही भगा भगा के पहुंचे जितना तेज जा सके। और मुझे याद है मैं 90-95 की स्पीड पे बुलेट भगा रहा हूँ। ठीक है, और अनुराग मुझे कस के पकड़ के बैठा हुआ है कि यार अजीज मेरी बहुत फट रही है, तू थोड़ा स्लो चला। ठीक है, और मेरे ख्याल से 6 बजे होंगे, और हम लोग पहुंच पाए थे हाजी अली, और हाजी अली जैम पैक्ड। ठीक है, ट्रैफिक हिलने का नाम नहीं ले रहा, इतना पैक्ड था। और तब से ये हुआ कि अनुराग को प्रोड्यूसर का कॉल आ गया, कुमार मंगत का,
या फिल्म यूएसए पास हो गई है। उन लोगों ने गाड़ी घुमाई और वहीं जाके बीच पे बैठ गए, फेसिंग हाजी अली दरगाह। वहाँ बैठ गए, अनुराग ने हक किया मेरे को, बोला आशीष यार पहली बार लाइफ में मेरी किसी फिल्म को यूए मिला है और बिना किसी रुकावट के रिलीज हो रही है। तो या उस दिन उनका सेंसर हो गया और फिल्म रिलीज हुई। रिलीज के बाद के और किस्से हुए हैं, क्योंकि फिल्म 3 दिन में उतर भी गई, बट उस दिन का किस्सा ये था। मैं अगला सवाल पूछूं उससे पहले एक बात और पैशन फॉर सिनेमा पे, कि उसमें जो मोस्टली लिखा करते थे तो उस समय एक किस्म से फाइट थी कि हम्म, मतलब स्क्रीन पे हमको बोलने दो, हम जो दिखाना चाहते हैं दिखाने दो, जी। अगर गाली बक रहा कैरेक्टर तो बकने दो। ये लड़ाई ही थी हाँ। बेसिकली सारी की सारी, और उसका हम्म, ग्रामर था वो डिस्कस होता था। आज जब हम हाँ। देखते हैं कि वो सारी चीजें ऑलमोस्ट अचीव हो गई हैं, एक अलग किस्म का सेंसरशिप आज हो गया, सेल्फ सेंसरशिप। अदरवाइज आप न्यूडिटी दिखा सकते हो, आप गाली दिखा सकते हो, दिखाया भी है सीरीज में। तो अब यहाँ पहुंचने के बाद जब आप उसी उसी समूह के व्यक्ति हैं जो हम्म। जिस आर्ग्यूमेंट को लेके चल रहा था वो आर्ग्यूमेंट पूरा हो गया, तो अब यहाँ खड़े होने के बाद अब कंटेंट को लेके अगला आर्ग्यूमेंट क्या नजर आता है कि अब क्या अचीव करना है अपने को? यार देखो, हम जिस फील्ड में हैं, सिनेमा सिनेमा तो मीडियम ऑफ आर्ट है, और आर्ट तो हर साल इवॉल्व हो रहा होता है। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट बदलता ही रहेगा, आर्ग्यूमेंट भी इवॉल्व होता रहेगा, उसी तरह से। मतलब बाय द टाइम हम एक लेवल पे पहुंचते हैं कि यार चलो, कोरियन सिनेमा ये कर रहा था, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम शायद वहां तक पहुंच गए, तब तब तक कोरियन सिनेमा पैरासाइट लेके आ जाता है। ठीक है। उसके बाद स्क्विड गेम लेके आ जाता है। हॉलीवुड में थिएटर जाएंगे तो बाय द टाइम हम यहाँ पे सीक्रेट गेम्स बना रहे हैं, वहां पे गेम ऑफ थ्रोन्स बन चुका होता है, यू नो या फिर से आज की तारीख में यूफोरिया बन चुका है। तो हर देश का आर्ट इवॉल्व होता चला जा रहा है, और हर बार ये होता है यार कि अब एक बार राइटिंग को नए तरीके से देखने की जरूरत है मेरी। तो अगर हम लोगों के बीच में बैठते हैं और बात होती है, ऑब्वियसली एक चीज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि हम पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते। ठीक है। तो पॉलिटिकली बोलने के लिए उसको मैनिपुलेट करके ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो काम न्यूटन कर रहा है या राजी कर रही है या तलवार कर रहा है। ठीक है। सो बट या पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज जो लग रही है, जो कि पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी कंटेंट और राइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि काम इतना मांग रहे हैं ओटीटी वाले, और काम का इतना बूम आया है सडनली ओटीटी आने के बाद में, कि लोग राइटिंग पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जो मेरे को अपनी खुद की सीरीज को लेके लगा कि मेरे को यार थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहिए था राइटिंग के ऊपर। ठीक है। क्योंकि मैं काफी राइटिंग फॉलो करने वाला आदमी हूँ, और सेट पे तो चीजें हो जाती हैं, मुझे सेट पे उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन राइटिंग अगर थोड़ी भी हल्की जाती है तो मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आ जाता हूँ। तो या राइटिंग एक ऐसी चीज है जो थैंक्स टू और पैशन फॉर सिनेमा से उससे बहुत फर्क पड़ा है। और आज की तारीख में जो डायरेक्टर्स बना भी रहे हैं, तो चाहे नीरज बना रहा हो आज की तारीख में, ठीक है, इन लोगों ने भी राइटिंग को काफी बढ़ावा दिया हुआ है। वरुण ग्रोवर, ये भी पैशन फॉर सिनेमा के मेंबर थे। इनफैक्ट सोमिन मिश्रा के धर्मा में आने के बाद में धर्मा की फिल्मों में और उनके लाइनअप में आपको काफी सारा चीज दिख रहा होगा। तो उसने मदद तो की है कि जो भी वहां से निकला हुआ है, उसने किसी न किसी तरीके से जो हम कहना चाहते थे या करना चाहते थे उसको आगे बढ़ाया है। बट मुझे लगता है अभी भी और हमारी राइटिंग और ज्यादा दुरुस्त और ज्यादा इवॉल्व होनी चाहिए। एक सवाल मेरा ये था कि अनदेखी की जो कहानी जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था, कि मुंबई में एक घटना हुई थी जहाँ पे एक लड़की का के साथ छेड़छाड़ हो रही थी और दो Right. लड़कों ने प्रोटेस्ट किया और उनको मार दिया और किसी ने कोई कुछ बोला नहीं। हम्म, अनदेखी या कोई भी कहानी जिसमें इस तरीके का इविल हम खड़ा होते हुए देखते हैं, तो हम पूरी जर्नी में दर्शक के तौर पर साथ में इसलिए होते हैं कि उस इविल का अंत में क्या हुआ। हम्म, मतलब ये नहीं होना चाहिए उस इविल को हम्म, सबक सिखाया या मरा, लेकिन अनदेखी में हम्म, ऐसा हुआ। और बाकी सीरीज में भी ऐसा होता है, इसके कई हम्म, जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये मैं हम्म, एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि 2 सीजन से हम वेट कर रहे हैं, मतलब अंत तक अभी भी पापा जी हम्म, है और रिंकू है, वो हम्म, उतनी पावरफुल खड़े हैं। हम्म, और हम वेट कर हम्म, रहे हैं कि कब वैसा होगा। हो सकता है 3 सीजन के बाद हो, 4 सीजन के बाद हो, हम्म, लेकिन
इस चीज को कैसे लिया जाए कि फिल्मों में तो जल्दी समाधान हो जाता है, या कोई मिनी सीरीज होती है तो जल्दी समाधान हो जाता है, लेकिन ऐसी सीरीज में फिर उस ग्रे शेड के भी जो मजे हैं उसको एक्सप्लोर करते करते हम्म। करते हम उसको डिरेल करते हैं कि भाई जस्टिस करो, मतलब ये तो अब इसको मजे लेने लग गए, जबकि मजे नहीं लेने चाहिए अपने को इन कैरेक्टर्स के, अपने को इनसे नफरत होनी चाहिए। तो करेक्ट। ये जो दुविधा है कभी आपके अकेलेपन में मन में आती है कि यार ये क्या सिनेरियो है? यार ये बिल्कुल सही दुविधा है। और क्या होता है ना, ये हम थोड़ा सा इसमें खेल जाते हैं। इसमें दो तीन फैक्टर होते हैं जिसके वजह से इस तरीके की चीजें होती हैं। एक कि यार मुझको पर्सनली ये सही लगता है कि सिस्टम का जीत जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल वही है। ठीक है। मतलब अभी के आम चुनाव के रिजल्ट देख लीजिए आप। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यही है, सिस्टम जीतता है। तो आप ये सोचिए कि यार सडनली हीरो आएगा, चीजें बदल जाएंगी और ये लोग जीत जाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। एक चीज। दूसरा, हमारे पास एक काइंड ऑफ एक चीज तो फंस गए थे, जो वो कॉज वाली बात आपने बोली। ठीक है। उस कॉज को बहुत ज्यादा हम लोग आगे नहीं ले जा पाते। ठीक है। और एट द सेम टाइम, क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ कंटेंट नहीं है, बनाया हुआ है, और कंटेंट बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी और चैनल कोई और है। ठीक है। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर इस शो को आगे बढ़ाना है, तो ये भी जज किया जाता है कि लोग देखना क्या चाहते हैं। हमने जब कॉज पे शो बनाया, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार लोग बात करेंगे कोयल की, लोग बात करेंगे ऋषि की, लेकिन लोग बात करने लगे रिंकू पाजी की, पापा जी। ठीक है। अब जब रिंकू पापा जी और पापा जी को लोग देखना चाहते हैं, तो हमारे पास ये भी था कि यार, क्योंकि कहानी आगे जा रही है, तो कहानी एक शादी के दौरान 5-7 दिन की कहानी थी वो। अब उसमें आगे क्या दिखाएं, और अगर लोग रिंकू और पापा जी को देखना चाहते हैं, तो वो लोग अपने आम जीवन में भी करते क्या है। ठीक है। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि यार एक चीज लेके चल सकते हैं कि इन्होंने जो दुश्मन बनाए इस दौरान, ठीक है, जो लड़की को मारने के चक्कर में इन्होंने एक और उसके दोस्त को मार दिया, और उसको साथ जो उसका एक एजेंट था उसको मार दिया। तो होता क्या है कि बंदा जब ईगो में किसी को इस तरीके से मारता चला जाता है और हीरो बने चला जाता है, वो कभी कभी नजरअंदाज कर जाता है कि यार उस दौरान उसने काफी सारे दुश्मन बना लिए हैं अपने ईगो में। ठीक है। और ये सीजन हम चाहते थे कि उस बारे में हो कि ये वेंजेंस का सीजन, कि रिंकू को पता नहीं चला कि उसने सलोनी शाश्वत को भी दुश्मन बना लिया है, और कोयल और अब जो अभय आ गया है, उनकी अपनी पार्टी बन गई है। तेजी दमन अलग से साथ में है, टिम्मा है, और उसका रिपकशन इनके रोजमर्रा के कामकाज पे भी है। ठीक है। जहां से एक और नए कैरेक्टर का की एंट्री होती है, जो कि है समर्थ। तो हमने उसके अराउंड चीजें बनाने की कोशिश की, और क्योंकि इसके आने वाले सीजन में उसी के अराउंड कहानी जाने वाली है, तो हमने दोनों को मर्ज करने की कोशिश की। अब वो मर्ज करना कितना सही हुआ या नहीं, ये ऑडियंस ही बता सकती है। ऑडियंस में मुझको काफी सारी अलग अलग चीजें सुनने को मिली, जिसमें कि बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, और बहुत लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी हैं। ठीक है। क्योंकि हमारी ऑडियंस यार न्याय चाहती है। ठीक है। क्योंकि रियल जीवन में न्याय नहीं मिलता, तो यहीं पे वो न्याय की उम्मीद करती है कि यार यहाँ भी नहीं मिलेगा, मतलब। ठीक है, वहां तो नहीं मिल रहा है, कोर्ट में तो हमारी सुनवाई होती नहीं है। ठीक है, यहाँ तुम तो हमारा साथ दे सकते हो, वो वाली चल रही है। तो मतलब मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आए हुए हैं, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे, कि आपका डायरेक्शन का लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए, आपको जीवन में कोई डायरेक्ट करने के लिए शो नहीं दे, आपको जिस तरीके से इसको मारा है, आपको इसको मारना चाहिए था। इस तरीके की चीजें आती है, लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है। मतलब रिंकू की जिससे शादी हुई है लड़की, मुस्कान, उसको लोग डीएम कर रहे हैं कि अरे आप तो आज से हमारी भाभी हो गई, आपको कोई हाथ ना लगा नहीं लगा सकता, कोई कुछ बोलेगा तो हमको बताना। इस लेवल पे लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो काफी पागलपन वाला माहौल हो जाता है। इनफैक्ट सच बताऊं, मैंने नहीं सोचा था कि यार पहले सीजन के बाद में रिंकू और पापा जी को लोग इतना पसंद करने लगेंगे कि भक्त बन जाएंगे। मतलब ऐसा लगता है उनका मंदिर बना देंगे ये लोग कहीं पे। ठीक है, इस लेवल का रेज है उनका। तो फिर स्टूडियो भी वही फॉलो करना शुरू कर देता है, तो स्टूडियो भी कहानी को उसी लेवल पे लेके चले जाने लगा कि यार अगर क्राइम ड्रामा इन लोगों को इतना पसंद आ रहा है कॉज की जगह,
तो कॉज को रखते हुए हम लोग क्राइम ड्रामा की तरफ इसको मोड़ते हैं, ठीक है। और अब वो उस तरफ चले गया जहां पे अब काफी सारी पॉसिबिलिटीज उन्होंने बना दी सीजन के अंदर, ठीक है। बट क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत पैचवर्क भी है, उसका सेटबैक हो सकता है, ठीक है, विच आई डोंट डिनाई। और क्योंकि हमने ये सीजन शुरू भी किया राइट आफ्टर सेकेंड कोविड वेव, ठीक है, जो सबसे खतरनाक कोविड वेव था, तो अगर हमको थोड़ा राइटिंग में और समय मिला होता ना, तो शायद और कुछ, क्या नाम है, इसकी बेकिंग और फिनिशिंग हो गई होती। इवन मतलब मान लीजिए कि आप मतलब उनको गोली नहीं मार दो या जला नहीं दो, तो भी कहानी में ये डिमांड दर्शक की रहती है कि आप जैसे चेस में पासे होते हैं ना, कि सफेद हाँ मरा तो फिर एक काला मरा, सफेद मरा। यहाँ ज्यादातर आप एक देखते हैं कि जैसे डीएसपी घोष का कैरेक्टर है, पहले सीजन में हमको फैसिनेशन इस बात से हुआ कि एक तो बंगाल का व्यक्ति आया है हिमाचल में, करेक्ट करेक्ट अलग सी करेक्ट। जगह में, हम्म। और ये आदमी है शक्ति और बल और बाहुबलियों के बीच में दिमाग से और शांति से पूरी हाँ। विपरीत परिस्थिति में कुछ न कुछ अपने पत्ते से निकालता जाता है, जिसके साथ हम खड़े हम्म। होते हैं, कहाँ हम्म। अब तू निकाल, अब तू बहुत अरे हम्म। मजा आ गया। वो दो सीजन दो में कहीं ना कहीं वैसे ट्रैक्स गायब थे हम्म। ऑलमोस्ट, वो कमजोर से हम्म। नजर आए। मतलब फिर हम रिंकू है उसके डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा, अच्छा इसमें ये क्या कर लेगा, या पापा जी हम्म। का रिएक्शन क्या होगा इसमें लेने लगे। जबकि घोष है वो शो की आत्मा है एक किस्म से, कि हम खड़े हीरो उसके वही साथ है हैं, ना, वो हीरो है। खड़े उसके ठीक साथ है। हैं, तो वो काफी कमजोर होते चले गए। तो ये अगर सीजन 3 में रिवाइव कर लिया जाए, तो वो कहते हैं ना कि अगले मतलब अभी तो है पॉपुलैरिटी, कोई व्यक्ति 20 साल 30 साल तक इस शो को साथ लेके चलेगा, कि यार इसमें वो एक हम्म। बात सी है कि मतलब हम्म। कि मेरे से ये छूटता नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो नहीं, मेरे ख्याल से ये होगा। और दो चीजें, एक तो घोष की को बीच में गायब इसलिए किया गया था क्योंकि कहानी इतनी सारी थी और इतने सारे कैरेक्टर थे कि उन सबको बिठाना एक चैलेंज हो गया था। और दूसरा, अगर आप बाकी शोज भी देखेंगे जो चल रहा है, मतलब खलीसी के साथ भी अन्याय हुआ था पहले ही सीजन में, इसका बदला उसने लिया 8वें सीजन में, ठीक है। तो बहुत बार ये वाली चीजें होती हैं कि क्योंकि आप ड्रामा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अपने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग नैरेटिव बेस्ड इंडस्ट्री हैं, हम लोग चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके हल आ जाए इसका और चीज खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम पका रहे होते हैं। और लोगों का डिसअपॉइंटमेंट भी इसलिए है क्योंकि दे केयर फॉर कैरेक्टर्स। अगर वो कैरेक्टर्स के बारे में केयर नहीं कर रहे होते तो फिर उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन किसको मार रहा है। ऐसे बहुत सारे शोज आ रहे हैं जिनमें देखने के बाद में भी ये हो रहा है क्या कि किसने किसको मारा, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज हम कैरेक्टर हमें छू ही नहीं पाया, ठीक है। लोग डिसअपॉइंट भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यार दे फेल इन लव विद द कैरेक्टर और कैरेक्टर ने कुछ किया नहीं, या फिर कैरेक्टर यहाँ पहुंचना चाहिए था, आपने ये नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से अगले सीजन में आप अगर इसको उस तरीके से देखेंगे कि घोष के पास में और बड़ा मुद्दा है अब बदला लेने का। पहले वो लड़की को ढूंढने आया था, अब लड़की को ढूंढने वाली चीज होकर ये खत्म, ठीक है। अब शायद ये 1-1 हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं। हाँ, तो ये चीज शायद और बड़े लेवल पे चली जाए। और क्योंकि ऑब्वियसली अनदेखी बिना घोष के बन ही नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकता कि हम घोष को आउट कर दे शुरू से, ठीक है, अनलेस की एक्टर की मंशा हो। हाँ जी, उसमें वही है कि जैसे सीजन 2 में क्या होता है कि जैसे जो वो हमेशा जैसे आउटस्मार्ट करता है ना, जैसे आप अगर सीजन 1 को याद करें तो आता है उसको हम्म। फोन आता है कि हमारे यहाँ मर्डर हो गया, वो आता है, और सारे जो कैमरा क्रू वाले होते हैं वो पूरी कोशिश में होते हैं कि इसको हमको, और वो हाँ। फिर भी निकाल लेता है कि पांचवा था। करेक्ट। वो जो आउटस्मार्ट करने की उसके पास जो एक्सपीरियंस है, इतने साल से पुलिस में है, डेस्क पे रहा है ना, कोई कभी हाँ। किसी को गोली नहीं मारी जो वो बताता है, ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं इनके साथ यही होता है कि ये डेस्क पे बैठे बैठे उनके पास ये एबिलिटी होती है जो जो फील्ड वाले के पास नहीं होती, वो शांत दिमाग के साथ। वो दो के हाँ। अंदर उसकी थी, तो 3 में अगर वो होता है कि हम्म। अब वो पासा पलट रहा है, रिंकू का स्टेप है उससे बड़ा स्टेप उसका है, तो वो और मजेदार हो सकता है एक। जी जी, जी बताइए। हाँ, तो एक चीज तो थी यार कि रिंकू को कॉर्नर करना था, मतलब रिंकू उस तरीके से बस गोली चलाए चला जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है, उस चीज को भी एक रोक लगानी थी, ठीक है। कि रिंकू भी एक पॉइंट पे और पापा जी भी जैसे कि एक चीज मैंने ट्राई की थी इस बार रिंकू के साथ में भी, जैसे कि पीकी ब्लाइंडर्स में भी होता है कि थॉमस शेल्बी है और थॉमस शेल्बी पहले सीजन में जीतता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे फैमिली उसके लिए लाइबिलिटी बनती चली जाती है,
ठीक है, या उसका बनाया हुआ बिजनेस ही उसके लिए लाइबिलिटी बनता चला जाता है। तो मुझे चाहिए था कि यार रिंकू कॉर्नर हो, ठीक है, जिससे मुझे रिंकू का एक और शेड दिखाने का मौका मिले, ठीक है। अदरवाइज रिंकू एक क्या नाम है, डिजाइंड विलन बन के रह जाए, ठीक है। तो रिंकू की शादी हुई, शादी के बाद में भी मुस्कान की वजह से भी उसके अंदर एक सॉफ्टनेस आई है, और क्योंकि वो कॉर्नर हो गया है, ठीक है, तो मैं उसको उस वल्नरेबल जोन में लेके आ सकता हूँ जहां पे आप अब सोच रहे हैं कि यार अब रिंकू करेगा क्या, ठीक है, क्योंकि इतने सारे दुश्मन हम लोगों ने खड़े कर दिए उसके। जहां तक पहले पहले सीजन की बात है, पहला सीजन ऑब्वियसली बहुत क्रिस्प और काफी परिपक्व राइटिंग थी वो। प्लस हम दिव्येंदु बीइंग अ ग्रेट ग्रेट एक्टर, ठीक है, उन्होंने काफी कुछ दिया इस कैरेक्टर को, और हम लोग काफी कुछ इम्प्रोवाइज भी करते थे। मतलब जिस सीन की आप बात कर रहे हैं, उस सीन में भी हमने काफी कुछ छोटी छोटी चीजें इम्प्रोवाइज करके डाली हुई थी, और हम लोग ये शो बनाने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि इसमें जितना लिखा होता है उसके ऊपर में थोड़ा सा और एंटिसिपेशन सेट पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे जोक्स हम लोग सेट पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि मुझे एक सिंगल टोन थ्रिलर बनाना या फिर सिंगल टोन क्राइम शो बनाना पसंद नहीं है। तो मैं काफी सारी डार्क कॉमेडी ऐड कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वही मजा है, और इसीलिए लोग देख रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम की भाई रिंकू मेरे पापा जी ने काफी स्वैग वगैरह ऐड किया हुआ है। तो इनफैक्ट जैसे ट्रेलर में ही जो आपने सीन देखा हुआ है कि वो बोलता है कि जनाब और वो बोलता है कि कोयल गाना नहीं गाता, ये सारे सीन इम्प्रोवाइज किए हुए सीन है, ये पेपर पे लिखे हुए सीन नहीं है। तो जो इंस्पेक्टर बना हुआ है उस बंदे ने इम्प्रोवाइज किया, और उसके ऊपर देवू ने इम्प्रोवाइज कर दिया। ये कोयल गाना नहीं गाता, ये सीन लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी पेपर के ऊपर। ऐसी बहुत सारी चीजें फर्स्ट सीजन में भी हुई हैं, सेकंड सीजन में भी हुई हैं। बट इस चीज को तो मैं सर आंखों पे लेता हूँ जो आप बोल रहे हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले सीजन में इन सब की भरपाई होगी, बिल्कुल। और अगर मैं कर रहा हूँ सीजन, तो मैं इस चीज का ध्यान जरूर रखूंगा कि हमने जितना तड़पाया है इस सीजन में दर्शक को, ठीक है, उसका बदला लिया जाए, ठीक है। अ, इसमें मतलब आज दिन में ही मैं सोच रहा था कि जैसे पापा जी का जो कैरेक्टर है उसकी बैक स्टोरी पे एक शॉर्ट सीरीज आ सकती है, अगर चाहे ना हम तो। मतलब इमेजिन करें ना कि भाई ये बंदा अभी ऐसा है तो ये कैसा हाँ रहा होगा, और इतना ज्यादा अनअपोलोजेटिक ये बंदा कैसे वो आखिर, किसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये गोली मार रहा है तो पुलिस वाले को थप्पड़ मार दे रहा है, कुछ भी कर ले हाँ रहा है। और इस हाँ आदमी ने इतना एम्पायर भी कैसे खड़ा किया हुआ है, इतनी लापरवाही इसके कैरेक्टर में अगर है कि इसको फर्क नहीं पड़ता है, तो बिना ब्रेन के कैसे आखिर इसने ये किया। तो पहले ब्रेन रहा होगा, अब ये इसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास रिंकू वो संभाल रहा है। तो तो हम लोग काफी सारी बैक स्टोरी कैरेक्टर को देते भी हैं। तो पापा जी को हमने पढ़ने के लिए दे दिया और उन्होंने शुरू कर दिया करना, वैसे नहीं होता। तो काफी सारी बैक स्टोरी हम लोग बनाते भी हैं। इनफैक्ट ये कन्वर्सेशन ऑलरेडी मेरे और हर्ष के बीच में हो चुका है कि यार हमारी, मतलब पापा जी की एक बैक स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है, कि पापा जी बने कैसे। और इस सीजन में मैंने वो चीज थोड़ी सी डालने की कोशिश भी की थी कि पापा जी शायद रिंकू के लिए लाइबिलिटी बन गए हैं, लेकिन रिंकू क्योंकि पापा जी खुद भी बनना चाहता है और सीखना चाहता है उनसे, इसलिए उनका कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अभी भी उनको बाप की तरह मानता है। क्यों मानता है ये हमने फर्स्ट सीजन में भी बताया था। और ऑब्वियसली पापा जी जिस लेवल पे कनेक्टेड हैं पॉलिटिकली और मसल लेवल पे, रिंकू शायद पापा जी ना होंगे तो इतना कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो पापा जी बहुत सारी चीजें लेके भी आते हैं, ठीक है। बट बहुत सारा बैकग्राउंड हमने हर्ष को दिया हुआ था इस कैरेक्टर के लिए कि मे बी शायद रिंकू पापा जी का ही बेटा है, ठीक है, जो रिंकू को पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे हाइपोथेटिकल बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करते हैं उस कैरेक्टर को बनाने के लिए, ठीक है। या फिर पापा जी क्यों इंपॉर्टेंट है रिंकू के लिए, और रिंकू क्यों कोई कुछ भी बोल देता है और चढ़ जाता है वगैरह वगैरह, उसके लिए बहुत सारा बैकग्राउंड डिस्कस होता है। और ये जो आपने बात बोली है ये काफी करेक्ट बात बोली है, और ये वाला डिस्कशन बिल्कुल हुआ था मेरे और हर्ष के बीच में। हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे यार कि किसी सीजन में ना इस चीज को लाया जाए। और नॉर्मली सीजन लिखे भी ऐसे ही जाते हैं, जैसे कि
कोई कैरेक्टर, ब्रेकिंग बैड में आपको इसका बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा। तो गस का कैरेक्टर उन्होंने लिखा, मतलब पहले सीजन में उन्होंने जब जेसी पिंकमैन का कैरेक्टर लिखा हुआ था, तो जेसी पिंकमैन पहले सीजन में ही मर जाने वाला था, ठीक है, बट वो कैरेक्टर इतना पसंद किया गया कि वो 6 सीजन चले गया हो, ठीक है, एग्जैक्टली यही होता ही है, ठीक है। एक टाइम पे पहले सीजन की लिखाई के दौरान रिंकू भी पहले सीजन में मरने वाला था, और जो बदले की बात आप कर रहे हो, बदला पहले सीजन में ही खत्म हो रहा था। फिर ये हुआ कि नहीं यार, इस कैरेक्टर को नहीं मारना, मतलब ये कैरेक्टर बहुत आगे जा सकता है। तो लिखाई के दौरान ये काफी फन प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, मारना है तो क्या हमारे पास सारे रीजन है उसको मारने के लिए, वगैरह वगैरह। तो कभी कभी हम लोग बहुत सेडिस्ट होके बहुत सारे कॉल ले लेते हैं यार कि इसको मारते हैं और देखते हैं रिएक्शन क्या आता है, ठीक है, वो वाली चीजें भी की जाती हैं। बट या पापा जी का बैकग्राउंड काफी काफी इंटरेस्टिंग है, यू नेवर नो कब आ जाए वो सीन पे, कोशिश करेगी। एक और फैसिनेटिंग चीज है कि वो अपनी पत्नी से और घर की औरतों से जैसे बिहेव करता है, मतलब कोई भी एक सीन नहीं आता जिसमें उनको जलील नहीं करता। वो कहता तुम सिर्फ सिर्फ कचरा हो तुम औरतें। हम्म, तो ऑलमोस्ट जो ये वो तरीका है दर्शक को कि भाई आप इस आदमी को देखो कि ऐसी सोच वाला आदमी कितना घटिया होता है, बेसिकली वही आप बता रहे हो उसके जरिए, न कि आप औरतों की इज्जत बेइज्जती करवा रहे हो सीन में। करेक्ट। आपने सोचा कि मतलब ये औरतें वापस पलट के कभी बोलती ही नहीं किसी सीन में, वो भी उसको क्या है कि स्वीकार कर लिया उन्होंने कि हाँ भाई ठीक है ऐसा ही है। और हम्म, मतलब जो हमारे यहाँ नारियों के साथ ये होता है, एक सोचा जाता है ना कि भाई तुम ये आदमी बोल रहा कोई बात नहीं पति परमेश्वर है, दैट सॉर्ट ऑफ। तो नहीं तो दो चीजें हैं, आपका सवाल जायज है। दो चीजें हुई हैं, एक तो हमने जानबूझ के पापा जी को पेट्रियार्क बनाया था क्योंकि कहानी ही एक पेट्रियार्क के घर की थी, जिसकी बहू आके उनको घुटने पिला देती है, ठीक है। तो जितना पेट्रियार्क फैमिली होगी, ठीक है, इनफैक्ट वो औरतें भी उसमें खुश हैं क्योंकि उनको गहने कपड़े मिल रहे हैं, वो औरतें खुश हैं। और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो औरतों को सिखा रही होती हैं कि यार तुमको घूंघट निकालना चाहिए, और यू नो पति परमेश्वर होता है, पैर छूना चाहिए, ठीक है। तो औरतें ही औरतों को सिखा रही हैं, ये तो जगत जाहिर है। हमारी कहानी ये थी कि यार हमारी कहानी में एक तो पेट्रियार्क फैमिली होनी बहुत जरूरी थी हार्डकोर, जिसके वजह से तेजी आए और इनको घुटने पे लेके आए। इनफैक्ट जब हम लोग ये ऐशर इजरा के कैरेक्टर भी लिख रहे थे, तो पहले जो ये इजरायली गैंगस्टर हैं, ये लोग एक आदमी था। मैंने वो ये सजेशन दिया था कि यार व्हाट इफ एक फीमेल भी हो उसमें, क्योंकि पापा जी किसी फीमेल बॉस की नहीं सुन सकते, ठीक है। तो ये चीज भी उनको काफी तकलीफ देगी। आ, उसके बाद में ये भी था कि यार इस कहानी में सेकंड सीजन को और ज्यादा नारी प्रदान किया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर औरतें सब भारी पड़ रही हैं आदमी लोगों को, ठीक है। मतलब कोशिश उस दौरान हमने यही वही की, लेकिन ऑब्वियसली पापा जी और रिंकू का वेट इतना ज्यादा है कि वो रह गया। मतलब आई डोंट नो वो चीज ट्रांसलेट हो पाई कि नहीं, लेकिन रिंकू को मुस्कान की जरूरत पड़ जाती है जान बचाने के लिए आज की तारीख में, ठीक है। मुस्कान, हम चाहते थे कि यार टीनेज गैंगस्टर लेके आए, ठीक है, और उसको एक्सप्लोर करें। तो हमारे पास हर तरह की फीमेल कैरेक्टर हैं, वो फीमेल कैरेक्टर भी है जिन्होंने पेट्रियार्की के साथ में रहना सीख लिया है। लेकिन उसमें भी एक चीज मैंने, जब भी शूट करते हैं और सीन लिखा हुआ आता है तो छोटी छोटी चीजें मैं ट्राई करता हूँ। जैसे एक सीन है, उसके अंदर मम्मी जी आती हैं पापा जी को और बोलती हैं कि यार आप तो मेरी और दमन की सुनते नहीं, पूरा टाइम रिंकू 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 करते रहते हैं, ठीक है। और पापा जी बोलते हैं यार कि शादी तो कर दी, मतलब उसका बच्चे पैदा करवा दिया। और मम्मी जी बोलती है बकवास मत किया कर, ठीक है। और पापा जी मुड़ के चले जाते, ठीक है। तो वो चीज भी हमने रखी थी कि यार बहुत सारी वैसी कैरेक्टर हैं जिनको पता है कि ये बंदा ये बातें करता है, बट अगर मैं बोलूंगी तो फिर क्या नाम है, सुन भी लेता है, ठीक है। तो मम्मी जी वालों में हमने वो ट्राई किया था, बट उसके अलावा बाकी जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स थी उनमें सब में हमने एक एक अलग लेवल का चरित्र डालने की कोशिश की है कि ये भाई अब अगर कोयल है तो कोयल अलग लेवल पे क्या नाम है फियरलेस है, अगर मुस्कान है तो अलग लेवल पे फियरलेस है, तेजी है तो अलग लेवल पे फियरलेस, ठीक है। और इनको लेके आया जाए फैमिली में। और आगे के सीजन में तो आपको दिख जाएगा यार कि जिस फैमिली के अंदर तेजी और मुस्कान दोनों है,
ठीक है, एक रैशनल है, एक तो कम्प्लीटली पागल है। हाँ, तो अब इस फैमिली में पुरुष कहाँ रह जाएंगे और औरतें कहाँ चली जाएंगी। तो कोशिश तो हमारी ये थी, ठीक है, किसी भी लेवल पे मैंने ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं की थी पेट्रियार्की को, ठीक है, ना ही कभी हुई है। राइटिंग लेवल पे भी पेट्रियार्की ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं थी। पेट्रियार्की स्ट्रांग इसलिए रखी गई थी कि यार उसका कॉन्ट्रास्ट पता चले, जब तेजी उनके ऊपर चढ़े या फिर उनको सुनाए या जवाब दे, तो आपको फील हो कि यार एक बंदी है जो इस तरीके के लोगों पे भारी पड़ रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है सीरीज का वो ये है कि जो प्रशासन और पुलिस की साठगांठ है हाँ इन लोगों के साथ, मतलब 100% कंट्रोल है इनका पुलिस पे और लोकल पुलिस पे, जैसे यही चलाते हैं इसको। हाँ 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 हमने लेटली ये देखा है कि सीरीज में इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा किनारे कर दिया जाता है, मतलब कन्वीनियंट सा छोड़ दिया जाता है। हाँ हाँ रियल लाइफ हाँ। के अंदर लोकल लेवल पे आप हिमाचल में, राजस्थान में, हरियाणा में कहीं जाओ तो लोकल लेवल पे इतना कंट्रोल इनका होता है, क्योंकि ये लाइमलाइट हम्म में नहीं होते, सुर्खियों में हम्म। नहीं आते, तो हमको नहीं आइडिया कि ये गेम्स क्या चलते हैं पर्दे के पीछे। करेक्ट जैसे कि जाने भी दो यारों से लेके और तब के सिनेमा ने लगातार बताया है कि पुलिस वाले करेक्ट का, पॉलिटिशियन का, व्यापारी का गठजोड़, करेक्ट उसको करेक्ट छोड़ दिया करेक्ट गया। इसको करेक्ट। आप कैसे देखते हैं एक तो, और क्या अभी स्ट्रांगली आप फील करते हैं कि इतना अधिक गठजोड़ होता है, आप ऑब्जर्व करते हैं समाज को? तो यार देखो, मैं तो पर्सनल लाइफ में बहुत लोगों को जानता भी हूँ, ठीक है, कौन कितना जुड़ा हुआ है, आंखों से देखा हुआ भी है। लेकिन आज की तारीख में जैसे कि मैंने बताया कि यार पॉलिटिकली एक लेवल तक आप दिखा सकते हैं, केवल तक आप छोड़ देते हैं। नंबर वन, हम जो बात कर रहे हैं ये काफी रियलिस्टिक ड्रामा की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ड्रामा फिर भी हाई ड्रामा है, ठीक है। तो अगर यही मैं पाताल लोक लेवल पे खेल रहा होता तो अलग बात होती, ठीक है। ये ड्रामा, क्योंकि यार हमारे में तो लड़की उछल उछल के जो है पेड़ पे भी चढ़ जा रही है वगैरह वगैरह, सब लोगों ने बोला कि यार ये ऐसे ट्राइबल लड़की अचानक से तुमने उसको सुपर वुमन बना दिया। तो पिछली बार सौरभ से बात हो रही थी तो यही बात हुई कि यार क्योंकि कि हाई ड्रामा है और हाई ड्रामा में होते हैं मसाले, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को काइंड ऑफ मेस्मराइज करने के लिए लिखा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो इसमें एक लेवल पे चीजें हम लोग लेके आ सकते हैं, अगर हम लोग बहुत रियल पे जाने लगेंगे ना, ठीक है, तो लोग किनारा करना शुरू कर देते हैं एक पॉइंट के बाद में। तो इसकी जो ऑडियंस है खास करके, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग जितना करप्शन डालना चाहते थे उतना ही करप्शन अभी तक आया हुआ है। और करप्शन अभी भी मनाली से लेके कलकत्ता के पुलिस स्टेशन तक हम दिखा रहे हैं, ठीक है। हमने इसमें बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं किया कि हम लोग ये दिखाएं कि ये बाकी पॉलिटिशियंस से भी मिल रहे हैं और पंजाब जा रहे हैं और पर्टिकुलर पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, उस लेवल पे नहीं गए। लेकिन दूसरी चीज ये भी होती है कि खास करके मैं तो ऑलमोस्ट सारे ही जितने प्रोजेक्ट बना रहा हूँ सारे ही पॉलिटिकल है। मेरी तो कॉमेडी भी पॉलिटिकल है। इनफैक्ट इसके पहले बहुतवा सम्मान के दौरान तो हमने जाने भी दो यार टच करने की कोशिश भी की थी, ठीक है। उसमें बहुत सारे मतलब उसको तो लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म ही बोलना शुरू कर दिया था क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा पॉलिटिकल थे जबकि कॉमेडी थी। तो मेरे हर सब्जेक्ट के अंदर आपको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दिखेगा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में रियल, किसी में सेमी रियल, किसी में ड्रामेटिक, वो आता रहेगा। इसके अंदर जितने की जरूरत थी मेरे ख्याल से हम उतना ही डाला है हम लोगों ने, हमने उससे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मुद्दा जो था वो वैसा वाला नहीं है, वो वाला मुद्दा था नहीं। अगर ये जैसा कि मैंने बोला, अगर मैं पातालोक लेवल पे खेल रहा होता तो शायद मैं और सोशियो पॉलिटिकली और ज्यादा एक्सप्लोर करता, ठीक है। इसमें ड्रामा लेवल पे ही छूट गया। जैसे सेकंड सीजन के ओपनिंग में वो सीन आता है, जब वो वैन वाला सीन आता है कि वो प्रोब करते हैं एक्सीडेंट के बाद, उसमें हम्म, वो गन लेके उसके सामने से ही घूम रहा होता है, डीसीपी घोष के हाँ सामने, डीएसपी घोष के हाँ सामने। हाँ तो मतलब ऐसे ऐसे सीन से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सुनिश्चित होता है कि यहाँ कोई कानून नाम का राज ही नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा भी ये देखे कि ये बंगाल का बंदा आया, पुलिस वाला है, इसके सामने बंदूक तो मैं जेब में डाल लूं या पीछे डाल लूं, ऐसे लहरा लहरा के वो चल रहा है। हाँ तो हाँ वो दोनों ही बातें हैं, मतलब एक तो ये फील देता है कि या फिर ये अलग ही लेवल का बंदा है रिंकू, हाँ इसको हाँ परवाही नहीं, और हाँ इसका अलग ही लेवल का कंट्रोल है हिमाचल की पुलिस सिस्टम पे, जो भी है।
हाँ हाँ हाँ। वो तो ये तो यार हमने, मतलब मैंने तो अपनी आंखों के सामने यूपी में देखा है ये चीज होते हुए। ठीक है। और आप भी जिस एरिया से आ रहे होंगे, आपने भी अपने आसपास सुना होगा, भले देखा नहीं होगा। ठीक है, कि भाई ये पर्टिकुलर दबंग हैं या फिर बाहुबली हैं, इनका दरबार लगता है, सभा लगती है, उसमें इतने फोन रखे रहते हैं, इतनी गन रखी रहती हैं। ठीक है, पुलिस वाले इनके पैर छू रहे होते हैं। ये तो यार मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये तो दिन दहाड़े दिल्ली में होता हुआ दिख जाएगा आपको, राजधानी में। ठीक है, तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें किसी लेवल पे अतिशयोक्ति है। ये हम लोग दिखा इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि लोग अग्री करते हैं कि हाँ ये तो हो रहा है। अगर ये होता है ना कि अरे ये कहाँ पे होता है वाली चीज, तो लोग तुरंत बाउंस कर देते हैं इसको। ये एक्सेप्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सच में हो रहा है। ठीक है, कि लोग जा रहे हैं और एक पुलिस वाला आता है सैंड माइनिंग रोकने के लिए, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। साउथ में उसका हाथ काट दिया एक बंदे का, वो बंदा लिकर वालों को रोकने जा रहा था। ठीक है, हमारे महाराष्ट्र में हुआ था कि एक पुलिस वाली गई थी लिकर वालों को रोकने के लिए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको मारा उन्होंने। तो ये कहाँ का मतलब, मेरे ख्याल से तो बहुत इतना नॉर्मल हो चुका है ये आज की तारीख में। हम तो फिर भी कहानी बता रहे हैं कि भाई ये जो बंदा कर रहा है इसके साथ में क्या सलूक किया जाएगा बाद में। ठीक है, फिर भी लेकिन इस तरीके की चीज तो बहुत बहुत कॉमन है। मतलब इनफैक्ट ये इस बार इस सीजन में हमारे साथ एक चीज हुई थी कि मनाली की पुलिस अथॉरिटी हमसे थोड़ी नाराज थी, या तुम लोग हमको थोड़ी बैड लाइट में दिखा रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मनाली वो जगह है जहाँ पे पंजाब के क्रिमिनल भाग के जाते हैं अगर कुछ कांड कर देते हैं तो। बहुत सारे पंजाबी गैंगस्टर्स का एनकाउंटर मनाली में हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे न्यूज़पेपर, आपको पता चल जाएगा कि जो मेन ड्रग लॉर्ड था एक, उसको मारा उन्होंने मनाली में ही। तो ये काफी सारी घटनाएं हो रही होती हैं हिमाचल के आसपास, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि यार हम लोग यहाँ पे कम दिखा दे रहे हैं या ज्यादा दिखा दे रहे हैं। काफी बैलेंस सा लगा। बट आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या आपको लगा कि यार ऐसा तो होता नहीं है, आपने जाते इसलिए। इसका एक पहलू ये भी है कि शायद हमारे सिनेमा में हम लोग इस रियलिटी को वैसे देख ही नहीं पा रहे हैं कि इस हद तक हो रहा है। मतलब मैं अगर न्यूज़पेपर खोलता हूँ या आप किसी भी स्टेट का लोकल न्यूज़पेपर खोल लीजिए, फ्रंट 4 पेजेस में आपको कम से कम 5 ऐसे ग्रूसम वाकये मिल जाएंगे, पॉलिटिकल और क्रिमिनल, जिसके अंदर जो होता है हम्म। वो इस सीरीज से भी हाँ बचकाना हाँ। लगेगा, मतलब इतना अधिक होता है। लेकिन हम 100%, हंड्रेड हम हमको परसेंट ऐसे हम इस तरीके से, पता नहीं हमको वो सीरीज क्यों नहीं दिखाती कि ये आपके आसपास की रियलिटी है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, आप इतना आक्रोशित हो रहे हो ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा और प्रोब करो, जाओ देखो। मैं आपको, तो होता क्या है, जैसे मैं बॉम्बे से हूँ। ठीक है, मैं बम्बई में पढ़ाई लिखाई सारी मैंने बम्बई में की हुई है। तो मेरे बहुत सारे एक्टर हैं जो दिल्ली से आते हैं। ठीक है। और मैं आज तक इतनी बार दिल्ली गया, मुझे दिल्ली से प्यार हो ही नहीं पाया समहाउ। ठीक है, और उसका रीजन भी ये था कि रात को 11 बजे के बाद में अगर मैं रोड पे खड़े हो जाऊं, ठीक है, मुझे खुद को एक लेवल के बाद में डर लगने लगता है कि कोई मेरे साथ कुछ कर देगा। ठीक है। तो बहुत सारे मेरे एक्टर थे, खास करके एक्ट्रेसेस, जो एक पॉइंट पे डिफेंड करना शुरू करती है कि नहीं नहीं दिल्ली बहुत अच्छा है, शायद अब दिल्ली में करेक्ट लोगों से मिले नहीं है वगैरह वगैरह। फिर एक पॉइंट के बाद में वो खुद बातें करना शुरू कर देती है। ठीक है। अब मेरी एक्ट्रेस मुझको बता रही है कि उसकी दोस्त को पीछे से लोग आए, मुंह पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। ठीक है, गाड़ी में डाल दिया। और ऐसे नहीं कि वो अकेले घूम रही थी, वो दोस्तों के साथ थी। दोस्तों के साथ थी, सिर्फ उस लड़की को गाड़ी में डाल दिया है। और सारे दोस्त मिलके हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि प्लीज उसको छोड़ दो। हमें बोल तो मैंने पूछा यार मतलब तुम लोग इतने लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते थे, कितने लोग होंगे गाड़ी के अंदर? बोला सर उनके पास गन थी, हम लोग क्या करते, हम सिर्फ हाथ पैर जोड़ सकते थे। ये दिल्ली की कहानी बता रहे हैं ये। तो दिल्ली में लड़की को उनकी दोस्त को गाड़ी में डाल दिया है और वो लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं क्योंकि जिन्होंने गाड़ी में डाला उनके हाथ में गन है। मैं फिर भी दिल्ली की कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो मनाली की कहानी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए लोग क्या नाम है इस चीज को मे भी अप्रूव कर देते हैं या मान जाते हैं यार कि ये तो बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, लोगों के पास तो गंज का अंबार लगा होता है। ठीक है। और
बहुत सारे ऐसे लिकर माफिया हैं और गैंगस्टर हैं, विकास तिवारी जैसे लोग हैं, विकास तिवारी था ना, कौन था, विकास दुबे, ठीक है, जिनके पास तो मतलब आर्मी बना के बैठे हुए हैं लोग, AK-47 लेके बैठे हैं। तो जहाँ गैंगस्टर हैं, मेरे ख्याल से रिंकू बहुत बैलेंस्ड है। अभी उस लेवल पे गया भी नहीं जिस लेवल पे विकास तिवारी चले गए हैं, और पुलिस वाले उड़ा दिए उन्होंने 8-8। ये मुझे आप ये बताइए कि सूर्या शर्मा के काम की बहुत तारीफ हुई, और काम से भी ज्यादा जो मेल हुआ कास्टिंग का और रोल के लुक का, उसमें बहुत एक तो फिट बहुत बढ़िया से हुए, और उनका चेहरा और हाइट, और इसने बहुत एडिशनल हेल्प की। सूर्य शर्मा का क्या आप फ्यूचर देखते हैं? आप तो हर सीन में टेक रीटेक देख रहे हैं क्या है, तो ये तो एक रोल हुआ। उसके हम्म। अलावा हमने ऑस्ट्रेजेस वगैरह जितने देखे हैं, तो वैसे ही रोल, सिमिलर रोल ही उन्होंने किए हैं, तो हम कुछ डिसीजन हाँ, ले नहीं सकते। आप करेक्ट क्या करेक्ट। प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बंदा कैसा एक्टर है, और कितनी लेयर्स कर सकता है? फ्यूचर क्या है इनकी एक्टिंग का? तो सूर्या, मतलब एक तो सारे ही एक्टर जितने थे, हम देखिए कि सबने काफी अपने आप को समर्पण कर दिया उन्होंने डायरेक्टर को, किया सर आप जो करेंगे हम जो, क्योंकि काफी लोगों के लाइफ का पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था ये। तो लोगों ने उस लेवल पे समर्पण कर दिया, जो कि बहुत जरूरी होता है डायरेक्टर के लिए, कि यार एक्टर अपने आप को सबमिट कर दे, ठीक है। तो इंक्लूडिंग सूर्या, सब ने सबमिट कर दिया था कि सर जितना भी करना है ना, जो भी नया चीज ट्राई करना है, हम ट्राई करते हैं। और ऑब्वियसली सूर्या ने भी वो चीज की थी। सूर्या को रिंकू बनाने में काफी मेहनत हुई है, इसमें सूर्या ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, मतलब वो ऑलमोस्ट रिंकू बन जाता था सेट पे भी, ठीक है। और फर्स्ट सीजन के दौरान, क्योंकि हमारा शूट आगे बढ़ खिंचता जा रहा था, हर बार महीना महीना आगे बढ़ रहे थे, और सारे एक्टर भी परेशान हो रहे थे कि सर हम कुछ काम उठा भी नहीं पा रहे हैं और ये शूट तो आगे बढ़े जा रहा है, तो हमने काफी वक्त रीडिंग और वर्कशॉप में लगा दिए। इसके दौरान रिंकू बना, सलोनी बनी, वगैरह वगैरह, खास करके जितने यंग एक्टर्स हैं, इतनी मेहनत मतलब पापा जी और घोष पे नहीं हुई है। बट तो सूर्या के साथ में पहले सीजन में तो हमने रिंकू क्रिएट किया, और उसके बाद में फिर सूर्या में और मेरी बात हुई कि यार इस बार सूर्या को हमने नया ट्राई करते हैं इस सीजन के अंदर। वही सेम चीज जो हम सॉफ्टनेस की बात कर रहे हैं, कि शादी के बाद में और जब तुम कॉर्नर होगे, तब तुम किस जोन में तुमको लेके आया जा सकता है। तो वो चीज सूर्या ने करने की कोशिश भी की है। आप लोग बता सकते हैं कि वो कितना सफल हुआ है या नहीं हुआ है। बट इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, सूर्या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यार ये सूर्या है, ठीक है। तो जिसके अंदर कॉम्प्लीटली नोवाइस और नेक्स्ट डोर सरकारी आदमी लेवल का काम भी वो कर रहा है, ठीक है। तो काफी सारे प्रोजेक्ट में वो दिखेगा। और मतलब मैंने तो उसको बोला हुआ है यार कि जितना हो सके ट्राई करना कि गैंगस्टर मत करना तू, वरना टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो वो खुद पकड़ लेता है, वगैरह वगैरह। और एक्टर तो बढ़िया है, तो फिर मुझको तो उम्मीद है कि सूर्या यार काफी कुछ कर जाएगा, बाकी लेकिन ये भी है कि क्या डायरेक्टर मिलते हैं और कितना काम तुमसे निकलवा लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी नवाज के साथ, द हाँ जर्नी। जी। जी। मैंने जब वो शॉर्ट फिल्म देखी तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और एक अलग जोन में लेके गई, कि एक ऐसे आदमी की कहानी जो बच्चे की हम्म। लाश लेके नाव में जा रहा हम्म। है। मेरे हम्म। दिमाग में ये ख्याल आया कि उस दौर में आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, क्योंकि बिना मनस्थिति के और जोन के फिल्में ऐसी बनती नहीं है, ऊपर ऊपर से नहीं बनती हैं। तो उस समय क्या जोन था, क्या लाइफ में क्या चल रहा था, और ये कहानी क्यों चुनी आपने? और हाँ हाँ। मेकिंग के दौरान का कुछ एक्सपीरियंस और? यार ये उस दौर की मतलब उस जमाने में, क्योंकि हम भी काफी वानाबी टाइप डायरेक्टर हुआ करते थे, तो हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे, ठीक है। और एक सेल्फ डाउट हुआ करता था कि यार क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, या वो कर पाऊंगा कि नहीं, वगैरह वगैरह। मुझे याद है कि मैंने आई थिंक बेबल देखी थी उस दौरान। और ये था कि यार कैसे लोग इतना रियल चले जाते हैं, या फिर बहुत दिनों से, जो मैंने बैंडिट क्वीन वाली बात आपको बताई, ठीक है। इनफैक्ट बैंडिट क्वीन का काफी हाथ भी है उस
फिल्म के बनने के दौरान, क्योंकि मैं और नवाज दोनों बैंडिट फिल्म डिस्कस भी काफी कर रहे थे। तो और दूसरा क्या था कि मैं उसमें डायलॉग नहीं चाहता था किसी भी लेवल पे, तो डायलॉग था ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट्स लिखे हुए थे। अ, और मैं तो अपने खुद के सेल्फ डाउट में था, जैसे मैंने बताया कि यार मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और तब मैं शॉर्ट फिल्म ही बना रहा था, और ये मेरी तीसरी शॉर्ट फिल्म है। तो शशांक घोष प्रोड्यूस कर रहे थे, मैंने बोला कि मेरे पास एक कहानी है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, और बस मतलब एक सफर की कहानी है जिसको मैं 3 मिनट या 5 मिनट में दिखाना चाहता हूँ, और इट्स लाइक वन डे इन बनारस, वैसी कहानी थी। उसमें थोड़ा सा काम बाई चांस भी हो गया मेरा, क्योंकि वो बॉडी बॉडी वो सारी चीजें सारी थी, लेकिन जो बच्चे का कॉप्स है वो रियल है। ठीक है, वो समहाउ हमको मिल गया उस दिन, हम शूट कर रहे थे तो बहता हुआ बच्चा हमको मिल गया। ठीक है, और क्योंकि वो रियल बच्चा था इसलिए उसके ऊपर कौवा के बैठ गए। ठीक है, तो वो वाली चीज रियल मतलब थी। नवाज पूरे शूट हाँ, में एक असली लाश बच्चे की लेके अपनी गोदी में थे नहीं नहीं, वो असली नहीं था, वो जब असली नहीं तिरोहित करते था, हैं वो तब? डॉल थी। अच्छा, वो नहीं डॉग। नहीं, उसके बाद जो बहता हुआ आया ना वो हाँ असली था। हाँ हाँ हाँ। वो समहाउ मिल गया हम पर, हमारा ये था कि यार इसे शूट कर लो बस, नो, ये समहाउ बैठ गया ये अदरवाइज फिल्म वहीं पे खत्म हो रही थी, जो वो जैसे ही प्रवाहित कर देते हैं वहां पे खत्म हो जा रही थी। और मैंने ये वाली चीज कहीं पे सुनी थी, इनफैक्ट उसमें एक और एक गुलजार साहब की कहानी है, रावी या रेवा, यू नो जिसके अंदर पार्टीशन के दौरान एक बंदा है जो अपने बच्चे को लेके जा रहा है, जुड़वा बच्चों को। ठीक है, और वो जुड़वा बच्चों को लेके जा रहा है, और उसको पता चलता है कि उसमें से एक बच्चा मर चुका है। ठीक है, तो उस बच्चे को लोग बोलते हैं यार कि इस बच्चे को तुम फेंक दो। ठीक है, वो गलती से दूसरा जिंदा बच्चे को फेंक देता है, और जैसे ही वो फेंकता है बच्चा रोता है, चिल्लाने की आवाज आती है। इतनी कहानी थी। ठीक है, तो ये गुलजार साहब की कहानी है कि ये रावी नदी के पुल के ऊपर उसने बच्चे को फेंका होता है। तो ये वाली कहानी ने भी काफी टच किया हुआ था, तो ये वन ऑफ द इंस्पिरेशन थे उस फिल्म के लिए। और बैंडिट क्वीन था, क्योंकि बैंडिट क्वीन जितना रियल था, मैं थोड़ा देखना चाहता था कि मैं कितना रियल जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट्यूम से लेके कैरेक्टर, नॉन एक्टर्स, सारी चीजें काफी रियल जमा करने की कोशिश की। इनफैक्ट मुझे बाद में नवाज ने खुद बताया कि यार तुम्हारी फिल्म आमिर खान देख रहा है, क्या नाम है उसके ऑफिस में, और वहां से फिर नवाजुद्दीन की कास्टिंग हुई पीपली लाइव के लिए। ठीक है, तो उसमें दूसरी एक्ट्रेस थी गीता नायर, उसको भी बुलाया था, लेकिन गीता की कास्टिंग नहीं हो पाई, नवाज की कास्टिंग हो गई पीपली लाइव में। तो या वो दौर था, क्योंकि बनाने के लिए कुछ था भी नहीं, और तो हम शॉर्ट फिल्म ही बना रहे थे। शशांक घोष मेरे काइंड ऑफ मेंटोर हुआ करते थे, तो उन्होंने प्रोड्यूस की थी तो मैंने बना दी थी। और हाँ, और ये वो भी दौर था जब मैं अनुराग के साथ नहीं कर रहा था काम, तो मैं काफी सोलो था, और मैं काफी सेल्फ डाउट में था इनफैक्ट, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे वाली चीज। तो वो था। क्योंकि आप जब जो जो सिनेमा का जो सिने बफ होता है और उसको फिल्म मेकर बनना है, तो ऐसे जोन्स आते हैं। जैसे अमित कुमार ने द बाईपास बनाई थी इरफान नवाज को लेके, जो शॉर्ट फिल्म थी। ये हम्म, आपकी फिल्म है, ये बहुत कुछ कहती हम्म, है बनाने वाले के बारे में, कि एटलीस्ट इस हाँ, पॉइंट इन टाइम में इसके दिमाग में या इस जोन में ही रहा होगा। एक सवाल मेरा हम्म, ये है कि मतलब आपने जैसे बताया कि मॉनसून मॉनसून मुंबई वाली जो मीरा नायर की फिल्म थी वो हाँ, अब सलाम सलाम बॉम्बे। बॉम्बे, हाँ, बहुत प्योरिटेरियन एक चाव रहा है आप में, जैसा आप जी, बताते हैं। जी, और आप पैशन फॉर सिनेमा में लिख रहे थे, तो इससे जाहिर भी होता है। हम्म, तो क्या अभी भी वो व्यक्ति आपके भीतर जिंदा है, या अब उसने समझौते कर लिए हैं, या थोड़ा सा नहीं, अडल्ट्रेशन हो गया है? नहीं, नहीं, तो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनिशियली ये जो प्यूरिस्ट सिनेमा वाला जोन होता है, क्योंकि ये काफी फैसिनेटिंग जोन भी है,
और उस दौरान काफी ऐसा प्योरिस्ट सिनेमा बन रहा था कि सिटी ऑफ गॉड आ रही है, नो, और क्या नाम है ये, जिस फिल्म की मैंने अभी बात की जो रिलीज हुई थी उस दौरान, बेबेल आई थी, ठीक है, किनारी टू, इनफैक्ट उसके पहले एमआरएस फोरस आ चुकी थी। तो उस दौरान काफी प्योरिस्ट सिनेमा बन भी रहा था, तो हम लोग काफी फैसिनेटेड रहा करते थे। एक दूसरा, वो एक एज होती है जिसके अंदर आप ह्यूमन स्टडी करना शुरू करते हैं, ठीक है, और ह्यूमन स्टडी करते करते आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं यार कि ह्यूमन स्टडी या ह्यूमन साइकोलॉजी, यू नो, या सरकमस्टांसेस वाला जो सिनेमा होता है वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, और आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वो उस एज में, क्योंकि एज अ क्यूरियस किड आपने देखा यार कि यार ह्यूमन स्टडी या साइकोलॉजी इस लेवल तक जा सकती है, तो आप उसी में एक्सप्लोर किए चले जा रहे हैं। तो वो सिनेमा वहां से आया, ठीक है। उसके बाद सम टाइम वही साइकोलॉजी स्टडी करते करते आप चले जाते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स स्टडी करना शुरू कर देते हैं, या फिर सीरियल किलर्स को स्टडी करना शुरू कर देते हैं, तो काफी सिनेमा उससे प्रभावित होने लगता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ कमिंग ऑफ एज होता है वो डायरेक्टर के लिए। अरे बहुत सारे डायरेक्टर्स में आपको देखने मिलेगा, उनकी पहली फिल्म, उसके बाद की फिल्म, और धीरे धीरे प्योरिस्ट सिनेमा आता ही है, क्योंकि आप ह्यूमन स्टडी से प्रभावित, और धीरे धीरे वो बंदा ड्रामेटिक होता चला जाता है, ठीक है। बाय द टाइम अनदेखी मेरी लाइफ में आया है, अब मैं ड्रामा को एक्सप्लोर करना चाहता था कि क्या मैं ड्रामा भी समझ पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो अगर रिंकू है, तो रिंकू का जो के अंदर जो स्वैग डाला गया है वो काफी फिल्मी डाला गया है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड बनाया गया है वो काफी रियलिस्टिक बनाया गया है। तो काइंड ऑफ अमेलगमेशन होता है बहुत सारी चीजों का। लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि कि मैं सिर्फ टूरिस्ट वाले जोन ही बना सकता हूँ या और सारे जोन भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो राइट नाउ मैं काफी हॉरर भी कर रहा हूँ फ्यूचर में, और हॉरर कॉमेडी भी कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें भी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से यही वो बात है जो बहुत सारे लोगों को आप स्टडी करना, जब हम लोग तो करते ही हैं कि हमने जिस डायरेक्टर का काम देखना शुरू किया उसका पहला देखा, फिर दूसरा देखा, और फिर चौथा देखा, लेकिन तब में हम लोगों को ये चीज देखने मिलती थी कि यार स्कॉर्सेसे ने भी जब टैक्सी ड्राइवर बनाई थी तब वो ह्यूमन स्टडी थी, ठीक है। उसके बाद में फिर वो गैंगस्टर लेवल पे आए, उसके बाद में फिर प्योर ड्रामा लेवल पे चले गए जब उन्होंने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और डिपार्टेड बनाना शुरू कर दिया। तो प्रोसेस है ये, ठीक है, क्या आपको एक्साइट कर रहा है और आप खुद लाइफ में किस लेवल पे हैं। और कुछ मॉनिटरी चीजें हैं जो रिलेटिव होती हैं कि बजट वाइज चीजें हैं, या स्टार को लेना हो गया वगैरह वगैरह, ये सब रिलेटिव होता है। दो सवाल प्रॉब्लम मैं आपसे और पूछूंगा। एक ये कि मतलब इतने बरसों में आपने इतना सिनेमा देखा, इतने डायरेक्टर्स देखे हैं, तो इतने समय गुजरने के बाद अब आज भी टाइम को पार करते हुए कौन से डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने आज भी आपको अचंभित कर रखा है? मतलब चाहे कोई भी हो कि भाई इसका तोड़ नहीं मिला आज तक मुझे उस डायरेक्टर हाँ, तो मुझे यार अमीर कस्तूरी का बहुत पसंद है। मतलब अगर मैं प्यूरिस्ट की बात करूं तो यार उस बंदे से प्यूरिस्ट अमीर कस्तूरी का बहुत पसंद है। उसके अलावा मुझे डेविड फिंचर भी बहुत पसंद है, डेनिस वेली भी बहुत पसंद है। और वर्ल्ड सिनेमा में बात करूं तो जॉन्ग बॉन हो, जो अपने उसके पैरासाइट के डायरेक्टर हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे ब्रिटिश सिनेमा के कुछ डायरेक्टर बहुत पसंद है, जैसे मुझे एडगर राइट बहुत पसंद है, वेस एंडरसन भी बहुत पसंद है। और उसके अलावा तो ये कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका काम मैं अभी भी स्टडी करता हूँ, सीखता हूँ और यूज भी करता हूँ बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। इन- बहुत सारा, इनफैक्ट मेरा जो ट्रीटमेंट है या फिर काम करने का तरीका है, तो बहुत सारी चीजें अनुराग से भी आती हैं, क्योंकि अनुराग को सामने हमने देखा है डायरेक्ट करते हुए, या फिर कुछ चीज़ों को यूज करते हुए, या डार्क कॉमेडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सब करते हुए, तो काफी कुछ वहां से भी आया हुआ है। लेकिन ड्रामा और क्राइम थ्रिलर्स, बहुत सारा, जो भी डायरेक्टर्स का मैं नाम ले रहा हूँ उनसे बहुत कुछ मैं अभी भी उठा रहा होता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इन्हीं का काम देख रहा हूँ, काम तो हम सबका देख रहे हैं,
काम के मामले में आज की तारीख में बहुत सारा इंडिया में भी वैसा काम हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। बाहर तो मतलब मचांड लगा हुआ ही है। अभी मैं रिसेंटली यूफोरिया देख रहा था और मैं वही देख के पागल हो रहा हूँ। बहुत अच्छा शो है। एक और शो अनुराग ने रिकमेंड किया था, मैंने देखा था, आई मे डिस्ट्रॉय यू, वो मैंने देखा है हॉटस्टार पे। ठीक है, जो काफी खूबसूरत है। तो बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ या देखना चाहता हूँ। और दूसरा क्या होता है, मैं हर बार जब भी नया प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ तो उसकी स्टडी करने के लिए भी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट देखता हूँ, शोज देखता हूँ या फिर मूवीज देखता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, तो जैसे इस शो मंदेकी देखने के पहले भी मैंने कुछ कुछ शो एक्सप्लोर किए थे। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग उस पर भी बात करनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग कैसे शो के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हर एक जॉनरा तो आपने लाइफ में किया हुआ नहीं है। या सडनली किसी ने मेरे को बोल दिया कि भाई तुमको कुछ पीरियड ड्रामा करना है तो फिर मैं क्या देखूंगा, या फिर किसी ने बोल दिया कि तुमको स्पिनाच करना है तो मैं क्या देखूंगा। तो स्टडी तो होती ही है हर बार, कभी ऐसे नहीं होता कि आपने सब कर रखा है, आपको सब कुछ पता है। तो देखने के लिए मैंने बहुत सारा डेविड फिंचर देखा है, ब्रॉडचर्च देखा है, और फिर उसके बाद में ब्रॉडचर्च से काफी कुछ विजुअली मैंने यूज करने की कोशिश की थी। नार्कोस काफी आया था। ठीक है, और नार्कोस काफी कमर्शियल था भी उस मामले में। नार्कोस भी बहुत अच्छा बैलेंस है रियलिस्टिक और ड्रामा का। ठीक है, इस मामले में तो इनफैक्ट नार्कोस और आपका जो मनी हाइस्ट है, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि ये प्योर स्टोरी है, सुपर ड्रामेटिक है। ठीक है, तो ये एक फर्क होता है जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो ये मोटा मोटा ये मोस्टली ये फिल्में हैं जो मैं देख रहा हूँ या फिर जिन डायरेक्टर्स को मैं फॉलो करता हूँ। जो हमने बात की थी ना कि भाई रिंकू रिंकू इतना ज्यादा, कहते हैं ना कि इतना इतनी दबंगई कैसे आ सकती है, तो नार्कोस में भी वही फील होता है देखते हुए कि मतलब कोई पुलिस पे ऐसे अटैक कर रहा है दिन दहाड़े, इसको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, तो ये रियलिटी है हाँ क्या, रियल में ऐसा हाँ होता है? मतलब ये फील पहली बार हुआ उस शो को देखने के बाद, जबकि जैसे हमने बात की ट्रू स्टोरी कि है। आप किसी इंडिया के स्टेट में चले जाओ, वहां डेली ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन चूंकि एक सिनेमा आता है तो सिनेमा बहुत स्ट्रांगली आके लगता है, इसलिए हमको तब हम्म चेता आता है कि अरे यार ऐसा ऐसा कैसे होता है, मतलब ऐसे कैसे वो जाके पुलिस वालों को ही मरवा दिया उसने, मतलब एक हम्म। भय जो है पुलिस वालों के बीच में पैदा कर देता है वो। नहीं, मैंने इनफैक्ट बहुत सारे, आज आप टीवी खोल लो, इतने इंसिडेंट होते हैं कि मेरे को लगता है कि इतना कंटेंट न्यूज से ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे रामपाल महाराज का केस हो गया कि भाई उन्होंने भी अपने फौजी बना रखे थे और पूरी की पूरी ऐसी किलेदार दीवार बना रखी थी कि यहाँ से पुलिस वाले फायरिंग कर रहे हैं, वहां जो उन्होंने भक्तों को होस्टेज बना रखा है और यहाँ से फायरिंग चल रही है। ये दिन दहाड़े हो रहा है, 3 दिन लड़ाई चली है। ठीक है, राम रहीम के यहाँ पे हुआ है सेम चीज। ठीक है, विकास दुबे का हमने अभी बात की हुई है कि यार विकास दुबे दिन दहाड़े मार रहे हैं 6 लोगों को, 8 लोगों को, और पुलिस वाला ही, जैसे हमने दिखाया हुआ है कि अनदेखी में जो मनाली पुलिस वाला है वो खुद ही रिंकू को फोन करके बता दे रहा है। बाद में पता तो यही चला ना कि भाई पुलिस वाला ही था जिसने मुखबिरी की हुई थी कि भाई हमारे पुलिस स्टेशन से लोग आ रहे हैं, आप देख लेना। ठीक है, उसने गोली चलवा दी। तो न्यूज देखेंगे तो रोज ही मिल रहा है। मतलब बहुत सारे तो बहुत बिजार ऐसे ऐसे भी किस्से हैं कि जो हम दिखा नहीं सकते। अगर मैं सोचना चाहूँ कि यार मैं आज हाथरस वाला केस दिखा दूं तो मैं तो बना भी नहीं सकता उसको। ठीक है, उससे ड्रामेटिक क्या हो सकता है कि रातों रात उन्होंने जला दिया। तो इतना कंटेंट, रियल कंटेंट पड़ा हुआ है जो कि और ज्यादा चिलिंग है। मैं देखी को चिलिंग मानता ही नहीं हूँ उस मामले में। ठीक है, चिलिंग कंटेंट अगर मैं बनाने लगा तब तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो या लोगों को वो लेकिन होना चाहिए, दिखाना चाहिए ये वो वाली चीज। हाँ, पापा जी उसको गोली मारते हैं, उसके अलावा चिलिंग नहीं नजर आता, वो सबसे चिलिंग वही है। हाँ उसके हाँ बाद करेक्ट। उसके बाद वो थोड़ा सा हाँ, वो हमारे। भटिंडा की रियल घटना है, वो भटिंडा में हुआ था शायद वो। हम्म। तो एक्चुअल केस हुआ था और कहानी ही वहीं से आई थी कि यार वो केस भी एक कटिंग बन के रह गया। वो बस एक कटिंग था वो। और जिस बंदी को गोली मारी थी प्रेग्नेंट थी उसमें, रियल में। और हमारे पास उसकी वीडियो भी थी कि उसको उठा के कैसे उन्होंने लेके गया है, और उसको उठा के लेके जाते हैं तो उसका सर जो है सीढ़ी पे खट 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 करके लगता है। ठीक है, वो हमारे लिए चिलिंग था और वो पूरा बहता हुआ जा रहा है ग्राफिक।
तो मैंने बोला यार, एक प्रेग्नेंट लड़की रात को नाचने के लिए आती है किसी शादी के अंदर, ठीक है, और उसको गलती से गोली पड़ जाती है और उसका भेजा फट गया है। उसके बाद में वो जो घटना हुई, एक कटिंग बन गई, उसके लिए कोई न्याय नहीं, कोई मोमबत्ती नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, वो कहानी खत्म। और हमारा पूरा का पूरा मुद्दा ये था कि यार उस कहानी में उस जगह पे एक बार जाके देखते हैं कि अगर तुम वहां खड़े होते, ठीक है, जो ऋषि का कैरेक्टर है, जो ऑडियंस है हमारे लिए, हम उससे सवाल पूछते हैं तो क्या तुम उस घटना के लिए उसको न्याय दिलाते या फिर अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करते। तो शुरुआत ही वहां से हुई थी कि हर हर लेवल पे, इनफैक्ट अभी भी यही होता है कि हर पॉइंट पे आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि यार मैं अगर इस क्या नाम है सर्कमस्टांसिस के दौरान होता तो फिर मैं क्या ये लेता फैसला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म, आपने ब्रॉड चर्च की बात की, बड़ा अमेजिंग सीरीज है वो। जी, मतलब उसके बाद किसी सीरीज का और नाम लेना जहन में, इतनी गुथाई इसकी गजब है। और हम्म, जैसे लेयरें खुलती हैं, एक के बाद एक खुलती है, हम्म, वो जो गुथाई है वो कमाल है, मतलब जी, जी, प्रिसाइज जी, है एकदम। जी, 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 और एंड में आपको जाके कुछ और ही पता चलता है। जी। अमेजिंग कंटेंट। आप इतना कैसे देख पाते हैं कंटेंट अभी भी, काम के व्यस्तता के बीच? नहीं, मुझको इसी बहाने से देख पाता हूँ कि यार मेरे काम के लिए देखना है तो देख लेता हूँ उसको। अदरवाइज काम शुरू हो जाता है तो नहीं देख पाता हूँ। तो बहुत कुछ देखना चाहता हूँ, मतलब मेरा हर एक ओटीटी पे एक विश लिस्ट है कि ये देखना बचा है, ये देखना बचा है, ये देखना बचा है, जिसमें लोग कुछ रिकमेंड कर रहे होते हैं और कुछ कुछ तो सुना जा रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा शो है, डोंट मिस इट। तो बहुत सारा है, जैसे मेरे को अभी पीकी ब्लाइंडर्स का नया सीजन आया है, वो देखना है। और डेक्स्टर का नया सीजन आ गया है, वो देखना है। बेटर कॉल सॉल आ रहा है। हाँ, बेटर कॉल सॉल है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज भी मैं बहुत देखता हूँ। यू नो, नेटफ्लिक्स की बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। मैंने बहुत दिन से द कीपर्स रखी थी, वो मैंने देखी फाइनली। इविल जीनियस रखी थी, वो मैंने अभी फाइनली देख ली। ठीक है, तो बहुत ऐसा ऐसा माल पड़ा हुआ है जो अभी तक मैं हाथ ही नहीं लगा पाया हूँ। ब्रॉडकास्ट तो मैंने फिर भी बहुत यूटिलाइज किया है, मतलब ब्रॉडकास्ट में अपने एक्टर्स को भी दिखा रहा था परफॉर्मेंसेस के लिए कुछ कुछ जगहों पे। ठीक है, कुछ कुछ सिचुएशंस को ड्रामेटिक रखते हुए इमोशनल बनाना, उन सब चीजों के लिए भी मैंने बहुत बार रेफरेंस के तौर पे दिखाया था अपने एक्टर्स को। बहुत जगहों पे मैंने कैमरा के लिए भी यूज किया ब्रॉडकास्ट। तो वो सब फिर मैं बाइबल की तरह इस्तेमाल करने लगता हूँ। हम्म। ठीक है, मतलब अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको ब्रॉडकास्ट लग रहा है कि मैंने यूज किया हुआ है। अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ब्रॉडकास्ट कहाँ पे है, अनदेखी कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ और देख रहे होते हैं उस शो के अंदर और उसको किसी और तरीके से डालने की कोशिश करते हैं। जो मनाली की कहानी है और यहाँ पे जो ब्रॉडचर्च की कहानी है, ठीक है, वो छोटे टाउन की कहानी उस तरीके से हमने यूज करने की कोशिश की है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि कभी फ्यूचर में भी आप ब्रॉड चर्च के क्लोज ले जाके कुछ पैरेलल खड़ा कर दें, मतलब इसको एंड को छोड़ दें, तो अमेजिंग होगा, हम्म, मतलब वो। हाँ बिल्कुल, वो मतलब बहुत सारा कुछ मेकर्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब मैं होपफुली, अब तो मतलब काफी 20 साल के स्ट्रगल के बाद में अब फाइनली मेरे पास कम से कम चॉइसेस हैं कि मैं बोल सकूं कि यार अब मैं ये बनाना चाहता हूँ और मैं इसी तरह बनाना चाहता हूँ। अदरवाइज मैंने मतलब अपने पूरे करियर में लोगों के लिए बनाया है कि यार मुझे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि ये चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, ठीक है, और मैं उसको पूरा करता चला गया हूँ। बट अब मैं चाहता हूँ मैं वो काम करूँ जो मैं खुद करना चाहता हूँ। तो होपफुली आपको वो वाला काम भी देखने मिलेगा। दूसरा 100% फ्रीडम भी एक मिले इंसान को, बहुत कि जरूरी है, बहुत पूरी जरूरी है, तरीके से मतलब हाँ, फ्रीडम। मतलब तो अनुराग को ये शिकायत भी थी मेरे साथ में कि मैं मान जाता हूँ लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जबकि मुझे लड़ जाना चाहिए कि यार मैं बनाऊंगा तो यही बनाऊंगा। तो अब शायद वो टाइम आ गया है कि जब मुझको अपनी चॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए और वो बनाना चाहिए जो मैं बनाना चाहता हूँ। हम्म, ठीक है। हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं। एक लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि फिल्म मेकर जो होता है वो, मतलब एक सीरीज खराब से खराब फिल्म, खराब से खराब भी बना दे, एंड कर दे, वो अपने आप में एक युद्ध होता है। वो युद्ध हम्म, जीता होता है उसने। बिल्कुल। और इतने युद्ध एक फिल्म बनाने वाले ने एक युद्ध अपनी लाइफ में लड़ लिया होता है, तो ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि
जब वो घुटनों पे होता है, बार बार डिसअपॉइंट होता है, निराश होता है, तो कौन सी ऐसी चीज है, वन लाइनर है, जो उसको वापस खड़ा करने में मदद करता है आपको? वो कौन सा वन लाइनर है, कौन सा वाक्य है, कोई प्रेरक वाक्य है जो हर निराशा वाले मोड़ पे खड़ा कर देता है, ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें, किसी भी फील्ड के हों? बहुत मेरे हेल्प साथ करता है। हमेशा ये होता है कि मैं हमेशा ये सोचता था जो मुझे पता है वो किसी को पता नहीं है शायद। जो मुझे पता है वो मेरा ओरिजिनल है, ठीक है, जो मुझे ही पता है, ठीक है। एक, दूसरा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल देखी थी आसपास और उनको वहां पहुंचते हुए देखा था, तो मुझको ये भी लग रहा था कि यार आज नहीं तो कल हो जाएगा, अपने समय से हो जाएगा। तो और दूसरा ये भी लगता था कि शायद मैं तैयार नहीं हूँ और मुझे और तैयारी की जरूरत है, ठीक है। तो मैं पूरा टाइम उसमें डालता था कि मेरे को और सीखना चाहिए, और जानना चाहिए, या और ये देखना चाहिए, और वो देखना चाहिए। तब जितना हो सके ना यार वो समय सीखने पे डालें, क्योंकि आपने अभी तक बहुत कुछ नहीं देखा, ठीक है। वो बबल से बाहर निकल जाइए कि शायद मैं रेडी हूँ, बस लोग मुझे मौका नहीं दे रहे हैं, वो कभी नहीं होता, ठीक है। बनाने के बाद में भी सीखना होता है, ठीक है, बहुत सीखना होता है एवरी डे, क्योंकि क्रिएटिव सिनेमा आर्ट इवॉल्व हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैंने तो अपने समय में वो बनाया था, आज लोग मुझे काम नहीं दे रहे हैं, या तो समय ही खत्म हो गया, तो आप भी खत्म हो गए उस समय के। क्योंकि ये तो कहा ही जाता है हमारी इंडस्ट्री में कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, और योर लास्ट हिट। सो काम करते जाइए, दूसरा बैगेज फ्री काम कीजिए जितना हो सकता है, अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। क्योंकि मेरे पास आज भी अगर काम आता है तो गुडविल पे आता है, क्योंकि मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ और हम्बली काम करने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ आ रहा है वहीं से आ रहा है। और ये एक चीज सबको रखनी चाहिए यार, कि मुझे कुछ पता है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है, और वही आपकी वॉइस है, वो ओरिजिनल है, उससे ओरिजिनल कुछ नहीं है, ठीक है, आपसे ओरिजिनल कुछ नहीं है, ठीक है। अनलेस कि आप किसी को कॉपी करना चाहते हैं या किसी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप रहे तो आपसे ओरिजिनल कोई नहीं। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थैंक बहुत यू। सम्मान आपका। आप थैंक यू। यूं ही थैंक करते यू। रहिए, और बहुत बधाई आपको सेकंड सीजन की, होपफुली थर्ड। और एक्सपेक्टेशन आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको और ज्यादा वो पूरा नहीं करेगा। यार, नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया, मतलब बात करेंगे। कम से कम कोई ऐसा टिपिकल सवाल तुमने पूछा ही नहीं, हम्म, ठीक है, जिनके मैं जवाब दे दे के थक चुका हूँ। तो हम्म। मुझे काफी मजा आया बात करके।